जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। कल जब पाकिस्तान में जो स्टीव विटकॉफ हैं, जो कि आपको मालूम होगा कि रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है उसके, और जो सेंट्रल एशिया में यानी कि मिडल ईस्ट में जो कुछ भी समझौते हो रहे हैं उनको लीड कर रहे हैं, उनके स्पेशल एनवॉय हैं डोनाल्ड ट्रंप के, स्टीव विटकॉफ। उनके बेटे जो विटकॉफ जो है वो एक कंपनी चलाते हैं, वर्ल्ड फाइनेंस समथिंग करके वो चला रहे हैं, जिसको लेकर जिसको चलते हैं वो, और उसमें ट्रंप के बेटे के भी शेयर है, आपको मालूम होगा। मैंने आपको बताया था कि ये सारी की सारी कंपनी बनाने का सिलसिला इन्होंने पावर में आने से पहले ही शुरू कर दिया था, ट्रंप के बेटों ने और बिटकॉफ ने। और ये उसी के सिलसिले में यहाँ पर आए थे, आपको मालूम होगा, ये क्रिप्टो वगैरह को लेकर जो डील्स कर रहे हैं। फिलहाल इन्होंने क्या किया है कि जो कोई 30 से 33 बिलियन डॉलर जो 30 से 33 मिलियन डॉलर जो आते हैं, जो रेमिटेंसेस में आते हैं पाकिस्तान में, तो उनको ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं। उनको वो आए हैं इसलिए, नमस्ते फ्लेक्स भाई, वो आए हैं इसको लेकर करने के लिए कि भाई उसको डिजिटलाइज किया जाए। उस पैसे का जो तमाम डिजिटल ट्रांसफर है उसको वो अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। उनकी कंपनी ने उसको हाथ में ले लिया है, कल एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। जरा इमेजिन कीजिए, कल जिस वक्त ये एग्रीमेंट साइन हो रहा था, जो विटकॉफ यहाँ बैठकर साइन कर रहे थे, पाकिस्तान के आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ वो सब उनके पीछे खड़े हो रहे थे जब वो साइन कर रहे थे। ठीक उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका में ऑर्डर निकाल रहे थे 75 कंट्रीज के वीजा बैन का। जरा सोचिए, 75 कंट्रीज में वीजा बैन का, जिनमें से ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक है। तो ये वीजा बैन बेसिकली नहीं है, मैं क्लैरिटी दे दूं, ये इमिग्रेशन बैन है बेसिकली। तो जो फैमिली रियूनियन वाले जो वीजा होते हैं, या जो लोग वहाँ रहना चाह रहे हैं इमिग्रेशन माइग्रेट करके, उनके जो वीजाज हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म वीजाज जो हैं, वो सब के सब जो हैं, उनकी प्रोसेसिंग अगर चल रही थी तो वो खत्म। जो नई एप्लीकेशन जाहिर रह जाएंगी नहीं, और जो प्रोसेस में भी हैं उनको भी अब रोक दिया गया है। माना क्या जा रहा है? माना यह जा रहा है कि जो इस किस्म के लोग हैं, इन देशों से आने वाले लोग हैं, वो दरअसल अमेरिका के एक्सचेकर पर, जो वहाँ का टैक्स पेयर है, उसके पैसे पर ये बोझ है। यानी कि वहाँ जाते हैं और पहले माइग्रेट कर जाते हैं, बाद में कहते हैं लो जी हम तो बेरोजगार हो गए, हमारा तो खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लाओ माल दो। और वो 1000-2000 डॉलर उनके रोज हमें हर महीने के वहाँ पे लूटते रहते हैं। सो पाकिस्तान अमेरिका की गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये जो बर्डन है ये अननेसेसरी है। ट्रंप को लगता है कि इस बर्डन को काटा जा सकता है एक्सचेकर के सर से, और उसको बेसिकली अमेरिका के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये जो काले पीले आयातें हैं यहाँ पर, इनके ऊपर क्यों खर्चा जाए। अच्छा, तो उसमें पाकिस्तानियों के साथ जो खास बात आ रही है दोस्तों, वो क्या है? पाकिस्तानियों को चिंता इस बात की नहीं है कि कि उनका उनका वीजा जो है या उनकी इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया है, बल्कि वो इसमें क्या देख रहे हैं, ये इंडिया वालों को क्यों नहीं कैंसिल हुआ। वो भारत को लेकर परेशान है कि भाई कि भाई ये सारे के सारे जो ये हिंदुस्तानी हैं, इनके वीजे क्यों नहीं, इनका माइग्रेशन क्यों नहीं कैंसिल हो रहा। अब जरा सोचो मित्रों, भाई अमेरिका को क्या जान देनी है, आत्महत्या करनी है? अगर हिंदुस्तानी वहां नहीं जाएंगे तो चलाएगा कौन अमेरिका को? भाई तुम्हारी सारी इनकी सारी टेक्नोलॉजी तो डिपेंडेंट है इंडियंस के ऊपर, चाहे वो आईटी सेक्टर हो चाहे कोई और। अगर ये नहीं लेंगे इंडियंस को तो रास्ता क्या है? तो ये बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रही। पाकिस्तानी परेशान है, ना ना ना, हमारे ऊपर बैन लगाया है तो इंडिया के ऊपर क्यों नहीं। अच्छा, इतना ही नहीं, आप अगर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, जिसमें मतलब सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया, उस पर भी कोई बैन नहीं है। मलेशिया पे कोई बैन नहीं है, टर्की पे कोई बैन नहीं है, सऊदी अरब पे जाहिर है कोई बैन हो नहीं सकता, यूएई पे कोई बैन हो नहीं सकता। वहाँ, और अब छोटे मोटे मुल्क देख लीजिए, फिलीपींस, वियतनाम, नथिंग। लगा किस पे? पाकिस्तान। और पाकिस्तान को जब चोट लगती है तो पहले वो क्या देखते हैं? बगल में देखते हैं, इंडिया को लगी कि नहीं, नहीं लगी, क्यों नहीं लगी। उनको प्रॉब्लम ये है, भारत पे बैन क्यों नहीं, खाली हम पर क्यों। तो ये इनके सिलसिले हैं। और तो और इसमें भी वो मजे पता क्या लेना चाह रहे हैं? क्या पता कि हमारे ऊपर जो इमिग्रेशन का बैन लगाया है, इसका मतलब इमरान खान के ऊपर जो बैठ के बाहर व्लॉग बना रहे हैं सारे के सारे, वो भी तो इमरान रियाज खान और इस किस्म के जो लोग हैं, भला उनके वीज़ों का क्या होगा? इसका मतलब उनका माइग्रेशन कैंसिल, इसका मतलब वो वापस आ जाएंगे, इसका मतलब ओहो, हमको ये बंदे वापस मिल जाएंगे। अब जरा सोचो, तुम्हारी जान निकली पड़ी है,
इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है, तुम्हारे सारे लोगों के माइग्रेशन बंद हो रहे हैं, मगर टेंशन क्या है? या तो इंडिया की, या फिर ये कि ये पीटीआई वाले जो बाहर बैठे हुए व्लॉग बना रहे हैं, ये हमको मिल जाएँगे। अब आप इसके आगे और क्या सोचेंगे कि किसी आदमी का कितना दिमाग खराब हो सकता है? ऊपर से फिर एक और तुर्रा चलता है, जो कई तरह का नैरेटिव चल रहा है एक साथ पाकिस्तान में, पिछले 24 घंटे से। और आगे क्या कह रहे हैं? हो सकता है कि अमेरिका से गलती में पाकिस्तान का नाम पड़ गया हो, क्योंकि हमारा जो फील्ड मार्शल है, वो तो उसका फेवरेट फील्ड मार्शल है। तो अगर ट्रंप का जो फेवरेट फील्ड मार्शल है, उसकी कंट्री को इस लिस्ट में कैसे डाला जा सकता है? कैसे डाला जा सकता है? तो उनको लग रहा है कि बस अब फॉरेन डिवीजन जो है, ये पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, वो अमेरिका को कॉन्टैक्ट करेगा और बस अमेरिका से तुरंत ये हट जाएगा। तो जस्ट थोड़े दिन की बात है, अभी तुरंत ये हटता है, ये बैन सारे का सारा। ये ये बिल्कुल भूल गए कि कोई कारण होगा कि अमेरिका का राजदूत यहाँ आया हुआ है भारत में, और आते ही कह रहा है कि भाई वी कैन नॉट डू विदाउट इंडिया। बेसिकली वो ये कह रहा है कि एसेंशियल फ्रेंड है हमारे लिए, हमारी ये फ्रेंडशिप एसेंशियल है। तो ये बात वो भूल जाते हैं। चलिए, तो ये तमाम बातें हैं जो मुझे आपको आज बतानी है। तो चलिए मैं आपको पहले तो एक कानून क्लियर कर दूं कि ये कानून है क्या। देखिए, निहायत ही गंभीर फैसला है जो ट्रंप ने किया है। मैं आपको वैसे एक बात और बता दूं, जस्ट जस्ट फॉर योर रिकॉर्ड। अगर आप अमेरिका का डेटा देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो ये व्हाइट सुप्रीमिस्ट है, सबसे बड़ा नंबर इनका है। डेटा के मुताबिक सबसे बड़ा नंबर इनका है कि ये जो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर जीते हैं। फिर दूसरा नंबर आता है अफ्रीकन्स का, जो यहाँ आते हैं, जो ब्लैक्स आते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं हिस्पैनिक्स, जो जो साउथ अमेरिका से जो आते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं साउथ एशियंस, है ना। मगर ये है डेटा की बात, जो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मगर ट्रंप ने सबको लपेट दिया है, नॉट वन, सबको लपेट दिया है, मगर उसमें इंडिया को नहीं छुआ है। ये बात ध्यान रखने की है। अब मैं आपको ले चलता हूँ सारे के सारे प्रोसेस पर। अमेरिका ने दोस्तों जो क्या किया है इसमें, कि जो पाकिस्तान समेत 75 कंट्रीज का जो इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग है, उस पर इनडेफिनेट, कुछ पता नहीं कब खत्म होगा, इनडेफिनेट रोक लगा दी है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्रीन कार्ड वाला मामला, या जो परमानेंट रेजिडेंस वाला पीआर वाला जो मामला होता है, ये फैमिली रियूनियन, इस तरह के रास्ते जो हैं वो फिलहाल अब बंद हो गए हैं। टूरिस्ट और स्टूडेंट वीजा जो है वो चलते रहेंगे, लेकिन जो लोग सेटल होने का सपना लेकर अमेरिका देखा जाया करते थे, उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया है। अब इस फैसले की जो लीगल बुनियाद है वो क्या है, पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है इसमें, और पाकिस्तान के लिए इसके क्या परिणाम हैं, और भारत के लिए इसका क्या मतलब है, इन सब पर अगर हम शांति से और डिटेल में आज हम बात करते हैं। और जाहिर है मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी अपने विचार जो है वो देते रहिएगा कमेंट्स में, हम लेंगे सबको। तो सबसे पहले साफ साफ समझ ये लेते हैं दोस्तों कि फैसला है क्या। अमेरिकी प्रशासन ने घोषणा की है कि 75 देशों के, 75 देशों के जो नागरिक हैं, उनके इमिग्रेंट वीजा, उनके जो प्रोसेसिंग है वीजा की, वो तुरंत रोक दी जाएगी। तुरंत का मतलब आने वाली 21 तारीख से, बेसिकली ये भी ध्यान रखिएगा। तुरंत का मतलब ये नहीं आज से, 21 तारीख से रोक दिया जाएगा उसको। और इसमें है पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश भी बाय द वे मोहम्मद यूसुफ को गए। सो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तो पहले से ही था, कोई दिक्कत ही नहीं। और बहुत सारे अफ्रीकी देश और मिडिल ईस्ट के देश भी शामिल है इसमें। ओके, नाउ ये रोक जो है ये इमिग्रेंट वीजा पर है, यानी कि ऐसे वीजा जो आपको वहां पर परमानेंट रेजिडेंस की परमिशन देते हैं अमेरिका के अंदर, जैसे फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड, या एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड, या डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी, इस किस्म के जो है, या टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, ये बैन नहीं हुए। और इनके लिए स्क्रूटनी जरूर और टाइट कर दी जाएगी, ये साफ नजर आ रहा है। अब देखिए, ये जो स्टेप है, ये वाला, ये जो कदम उठाया गया है, ये पब्लिक चार्ज नाम का एक कानून है उनका, उसके तहत उठाया जा रहा है। और इसमें अमेरिकी गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम ऐसे इमिग्रेंट नहीं चाहते जो भविष्य में वेलफेयर स्कीम्स जो चलती हैं वहां पे, उनके ऊपर बोझ बने। यानी कि जिनकी आय, जिनकी एजुकेशन, जिनकी हेल्थ, जिनकी एज प्रोफाइल देखकर ये डर हो कि ये सरकारी मदद पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, उनको वो नहीं लेना चाहते हैं। अब देखिए आगे बैकग्राउंड, ये अचानक नहीं हुआ है,
ये अचानक नहीं हुआ है। कैसे हुआ है? ये अचानक फैसला आसमान से नहीं टपक गया। अगर आप पिछले कुछ सालों को देखेंगे, तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। कैसे? पहले ट्रैवल बैन लगा था, अगर आपको याद हो। फिर कुछ देशों पर वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस आई थी और फिर सिक्योरिटी और टेररिज्म की बात उठी थी एकदम से, और अब ये 75 देशों का इमिग्रेंट वीज़ा पर प्रोसेसिंग पर रोक लगी है। तो अ, अमेरिकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें इमिग्रेशन एक बहुत इमोशनल मुद्दा है। हुँ? यहाँ पर एक वर्ग है अमेरिका में जो ये मानता है कि अवैध, यानी कि इल्लीगल, या जो लेस स्किल्ड इमिग्रेशन वाले लोग हैं, उनकी नौकरियां, उनकी सिक्योरिटी, उनका वेलफेयर, इससे एक्सचेकर के पैसे का वो खाते हैं। बेसिकली असर इम्पैक्ट पड़ता है उस पे। और जो चुनावी राजनीति है उसमें इस भावना को लगातार टच किया जाता है। ट्रंप ने भी किया है। कभी मैक्सिको पे आप देखिएगा दीवार बनाने की बातें की जाती हैं, कभी मुस्लिम बैन के नाम पर की जाती हैं, फिर पब्लिक चार्ज की जो एक हार्ड कोर किस्म की जो डिस्क्रिप्शन की जाती है, वो भी है। पिछले सालों में डिपोर्टेशन के मामले बढ़े भी हैं, वीज़ा कैंसलेशन के केसेस बढ़े हैं, और जो इंटरव्यू के लेवल पर सवाल जवाब जो है वो पहले से ज़्यादा टाइट हुए हैं। तो ये कदम जो है ये उसी लंबी चेन की एक और कड़ी है, इसको इस तरह से आप समझिए। नाउ इसमें पाकिस्तान में टारगेट क्यों दिखता है? क्यों दिखता है? जैसे पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा हो। पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में होना जो है वो किसी को चौंकाना नहीं चाहिए। अगर हम पिछले 2 दशक यानी कि 20 सालों का पिछले अमेरिका और पाकिस्तान की रिलेशनशिप को देखें, तो आप पाएँगे कि आतंकवाद हो, अफ़गानिस्तान की पॉलिसी हो, ये सब डबल गेम की जो वहाँ पॉलिसी नज़र आती है आपको। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ, उसकी ग्रे लिस्ट में रहना है पाकिस्तान का, क्रिप्टो करेंसी पर जो कुछ चल रहा है, और हवाला के ज़रिए जो पाकिस्तान में ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान की इमेज को अच्छी खासी क्षति पहुँचाई है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, वो खुद इतनी कमज़ोर है कि बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल कर कमाने और सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेमिटेंसेस उस अर्थव्यवस्था की, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की लाइफ़लाइन है। तो अगर आप ऐसे देश में बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन देखते हैं, तो जो अमेरिकी नीति है, उसके जो नीति बनाने वाले हैं, पॉलिसी बनाने वाले हैं, वो रिस्क प्रोफ़ाइल के आधार पर फैसले लेते हैं। फिर चाहे वो सही हो या गलत हो। तो अब आप सोचिए ना कि अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है, उस 30 से 33 बिलियन यूएस डॉलर की जो रकम आती है हर साल रेमिटेंसेस की फॉर्म में, तो अमेरिका को ये भी तो नज़र आएगा कि ये 30-35 बिलियन जा कहाँ से रहे हैं? तो जहाँ से वो जा रहे हैं, उसको वो रोक लगाएँगे। ये है। तो दिलचस्प बात ये है इसमें कि हाल के दिनों में जो पाकिस्तान की मिलिट्री है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसने वाशिंगटन के साथ अपने रिश्ते सुधारे हैं। वो हम सब जानते हैं, मुल्ला मुनीर लंच खा के आया, बकरे की टाँगें फाड़ के आया, एंड ऑल दैट। तो फिर हाई लेवल की मुलाकातें भी हुई हैं इनकी, ज़ाहिर है। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसा फैसला आता है, तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि अमेरिकन सिस्टम में पाकिस्तान की तरफ भरोसे की कमी एक्चुअली बहुत गहरी है। तो वो चाहे जितना कहता हो माय फेवरेट फील्ड मार्शल, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भरोसा नहीं करते पाकिस्तानियों पर। अब देखिए ज़रा ज़मीन पर उतर कर, और तो इसका असर क्या होगा? तो असर ये होगा दोस्तों कि जो परिवार सालों से ये प्लानिंग कर रहे हैं कि बच्चे वहाँ से ग्रीन कार्ड लेकर पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर देंगे और पेरेंट्स जो हैं वो अमेरिका आ जाएँगे, या कि जो भाई-बहन जो हैं वो फैमिली रियूनियन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए फैसला दर्दनाक है। इनफैक्ट एक और सेक्शन है इसमें जिसके लिए फैसला बहुत दर्दनाक है, वो है ऐसे बहुत से देश हैं, पाकिस्तान इंक्लूडेड, कि जहाँ पर भाई-बहन शादी कर लेते हैं। जी, मैं कज़िन मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सगे भाई-बहन की बात कर रहा हूँ। वो शादी कर लेते हैं। यहाँ से शादी की, एक बंदा वहाँ है, आदमी वहाँ है, औरत यहाँ पे है, भाई ये बहन यहाँ पे है। उन्होंने कागज़ के ऊपर शादी कर ली दोनों ने, वो वहाँ पहुँच गए और इमिग्रेशन हो गया। इस तरह के केसेस बहुत सारे सामने आए हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी एक इनडायरेक्ट इस पे इम्पैक्ट आएगा। वो क्या है? अब देखो ना, ये भाई-बहन अगर शादी करके वहाँ जाने लग गए और माइग्रेशन के नाम पर, और वहाँ जाके फिर वो बहन जो है खाली बैठ जाए या भाई खाली बैठ जाए, व्हाटएवर, और वो अमेरिकन एक्सचेकर पे बोझ बन जाए, तो फिर अमेरिकन्स तो माइंड करेंगे ना। तो फिर क्या है कि चाहे स्टूडेंट्स की कैटेगरी जो है वो सीधे बैन नहीं हुई है, लेकिन अगर किसी देश की इमेज जो है वो हाई रिस्क प्रोफाइल में है, तो या हाई रिस्क इमिग्रेशन सोर्स में आती है, तो वीज़ा के इंटरव्यू में सवाल जो है वो और कठिन हो जाते हैं, और रिजेक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। और फाइनेंशियल और टाइज टू होम कंट्री ये साबित करना और मुश्किल हो जाता है। दूसरा पहलू ज़ाहिर है रेमिटेंस वाला, मैंने आपको बताया। और फिर आप देखिएगा रेमिटेंसेस के अलावा में, तो वो आएगा पाकिस्तान की जो राजनीतिक और डिप्लोमेटिक
रिएक्शन है ये। इसके बाद में मैं आपको ले चलता हूं चीमा की तरफ। तो देखिए सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो सरकार है और जो उसका पॉलिटिकल जो सेक्शन है उसकी प्रतिक्रिया क्या रही है। भाई एक प्रतिक्रिया तो अभी आपको चीमा साहब देंगे अपनी, आप उसको भी देखिएगा जरा। और दूसरी तरफ जो प्रारंभिक वहां से रिएक्शन आया है उसमें आप देखेंगे वहाँ अपील की जा रही है, क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई हम तो एक दोस्त मुल्क मुल्क हैं, हमें अलग से देखा जाए। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि भैया डिप्लोमेसी में दोस्ती वोस्ती नहीं होती। आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी इकोनॉमी, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी, ये सब मिलकर आपके लिए जगह बनाते हैं। तो मित्रों जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसमें भी आप देखिएगा ये मुद्दा जोर से उठेगा और जो अपोजिशन है पाकिस्तान में वो ये आरोप लगाएगा कि भाई आपसे रिश्ते संभाले नहीं जा रहे और आपने लॉबिंग ठीक से नहीं की, आपने टाइम रहते सिग्नल नहीं पढ़े। यानी सरकार ये कहेगी कि ये ग्लोबल पॉलिसी है, देखो जी 75 लोगों पे लगाए, 75 मुल्कों पे हम कौन सी चीज़ हैं, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो हुआ नहीं ऐसा। दोनों तरफ के लोग अपना अपना नैरेटिव बनाएंगे। चीमा साहब भी नैरेटिव बना रहे हैं गवर्नमेंट के और फौज के फेवर में, अभी आपको सुनाता हूँ। लेकिन जो आम नागरिक है, जो कॉमन मैन है, उसके लिए प्रैक्टिकल सवाल वहीं का वहीं रहेगा और वो क्या है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे प्लान का क्या होगा। इससे परे जो ये सारी बातें कमर चीमा जैसे लोग नहीं सोचते, वो क्या सोचते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए जरा सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। दोस्तों कल से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक चीज़ और एक स्टोरी बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है और वो स्टोरी ये है कि जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान के वीज़े बैन कर दिए हैं। दिस इज़ अ बिग न्यूज़ इंडीड अगर सही मानों में देखा जाए। लेकिन आप आवाज का जरा लो होना देखिए, आप देखिए आवाज कितनी लो गई है भाई की। मैं आपको ये वीडियो एक काम करता हूँ, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। जिस समय वो कहता है वीजे बंद हो गए, आप गौर से सुनिए जरा आवाज कहाँ जा रही है, सुनिए। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों कल से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक चीज़ और एक स्टोरी बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है और वो स्टोरी ये है कि जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान के वीज़े बैन कर दिए हैं। दिस इज़ अ बिग न्यूज़ इंडीड अगर सही मानों में देखा जाए। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया के वीज़े उन्होंने बैन नहीं किए। इस साउथ एशिया के अंदर वेयर वी आर राइट नाउ, यहाँ पे वीज़े बैन करना हमारे पर्टिकुलरली इन दिस कॉन्टेक्स्ट के जी वहाँ पे वो है, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं या हमारी जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतर है। आप एक नोटिस कर रहे हैं, जिस समय इसने ये कहा है इंडिया को कि वीजे नहीं बैन हुए, साथ ही उसने तस्वीर लगाई है मोदी जी की वैंस के बच्चों के साथ में। रोना पीटने के लेवल देखिए आप, जलन का लेवल देखिए। मैं समझ रहा हूँ इसमें देयर इज समथिंग व्हिच इज बीइंग मिसअंडरस्टूड एट द मोमेंट और दैट इज रिगार्डिंग द वीजास। अब सुने ये देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं, ये सब गलत फहमी है, आप लोग समझ ही गलत रहे हैं। जरा सोचो कैसे कहेंगे वो। एक तो ये चीज है कि ये वीजा जो हैं दे आर बीइंग वो जिसे कहते हैं ना, दे आर नॉट बीइंग ऑफर्ड ओनली रिगार्डिंग इमिग्रेशन के जो वीजास है, इमिग्रेशन के जो वीजास, एक तो इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए। इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए। अब फॉर एग्जांपल ये जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया इनडेफिनेट पॉज ऑन इमिग्रेंट वीजा, इट मींस ग्रीन कार्ड्स। जरा सुनिएगा इसका, इसका मतलब क्या होता है ग्रीन कार्ड, इसका मतलब होता है फैमिली एम्प्लॉयमेंट बेस्ड परमानेंट रेजिडेंसी। जो है ये हैं 75 मुल्कों के साथ हमें उन्होंने क्लब कर दिया, ठीक है। दिस इज नॉट अ फुल वीजा फ्रीज फॉर द टूरिस्ट B1 B2 स्टूडेंट। देख रहे हैं आप? मतलब अब किसी को अपना फेस बचाना हो तो आप इस लेवल पे भी जा सकते हैं। मतलब ये जो ह्यूमिलिएशन है भाई, उसमें भी अपना मुंह को साफ दिखाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। ये देखो जी, टूरिस्ट वाले तो बंद नहीं किए, हम तो बच गए। ये तो वो हालत है कि चौधरी ने खूब मारा और उन्होंने कहा ले ये घेरा बना हुआ है, इसके अंदर बैठा रही हो। तो चौधरी साहब निगाह चुकी तो वो पिटने वाले ने पैर थोड़ा सा घेरे से बाहर निकाल लिया और फिर अंदर कर लिया। उन्होंने देख चौधरी को बेवकूफ बना दिया, मैंने पैर बाहर निकाल लिया। पिट रहे हैं, लेकिन क्या खुशी है कि देखो टूरिस्ट वाले में बच गए, टूरिस्ट वाला नहीं बैन हुआ अभी। F1 वीजास जो मिलते हैं
बिजनेस हैं, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जो हैं वो वैसे के वैसे ही वो रूटीन में चल रहे हैं। ये वो हाँ वीज़ाज हैं जो वहाँ पे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि ये लोग हमारे सिस्टम का फ़ायदा उठाते हैं, हमारे पैसे। ये बेसिकली जो स्टोरी है ना, वो जो ऐलान उमर है, ये ज़रा उस हिसाब से थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। बेसिकली आई थिंक अगले दिन अमेरिकन कांग्रेस के अंदर भी कोई इस तरह की चीज़ थी जिसमें ये बात आई कि हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। जो बात की गई थी वो ये थी कि जो मिनेसोटा है जहाँ पे बहुत सारी देर सोमाली अमेरिकन हैं, वहाँ पे वो जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं अमेरिका का। किस तरह? पहली बात, जो टैक्स पेयर का फ़ायदा उठाया जा रहा है कि अमेरिकन मनी बीइंग स्पेंट ऑन सोमालीज। फूड स्टैम्प, जो लोग अमेरिका में हैं उनको थोड़ा पता होगा फूड स्टैम्प क्या होता है, कि जी हुकूमत के पास जाएंगे, जी हम भूखे हैं, हमें काम नहीं कर सकते, ये है वो है फलान है डमकान है, हमें प्लीज़ फॉर गॉड सेक दे दें। हुकूमत कहती है अच्छा चलो ये तुम गरीब हो, ये तुम्हें $1000-1200 हम साल महीने का दे देते हैं, और जाके फलानी दुकान से फलाने इलाके से। आई थिंक दिस, यही मुझे मतलब इसका पता है, बाकी आई डोंट नो मच ऑन दिस, लेकिन ये मुझे आई हर्ड इट लॉन्ग टाइम अगो। तो ये चीज जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है हम इनको ये दे देते हैं, एंड दिस हैज अ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज जो है वो वहां पे आती है, वो कहते हैं यार ये सारे आके बेनिफिट लेते हैं हमारा, ठीक है जी, तो हमें वो जो ये बेनिफिट नहीं देना चाहिए इनको, और ये क्यों हमारा बेनिफिट लें। अच्छा, उनकी बात में भी थोड़ा वजन है, मैं नहीं जाती तौर पर समझता कि उनकी बात में वजन नहीं है। अब आपको पता है ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है, ट्रम्प ने आइस को जो कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, दे हैव अ मीनिंग। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा समझना होना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं ना, उनके भी मसले मसाइल जेन्युइन है, कि आप वहां पे जाते हैं, आप उनके जाके सिस्टम पे बोझ बन जाते हैं, आप उनको चीट करते हैं। वो सही कह रहे हैं, बात तो वो सही कह रहे हैं, लेकिन हमें आदत है, वो कह रहे हैं यार इनको आदत है ये सारे फ्री में आके यहाँ बैठ जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इस चीज को भी थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, इस चीज को भी थोड़ा सा स्टडी तो क्या करेंगे, ये स्टडी तो क्या करेंगे दोस्तों, लेकिन सच्चाई ये है कि देखो, जब मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तानियों को तो मैंने यहाँ तक देखा है कि 6-6 महीने की अपनी जो बीवियाँ होती हैं, प्रेग्नेंट बीवियाँ, उनको उठा के विदेश भेज देते हैं, वहाँ भेज देते हैं अमेरिका। इसलिए भेज देते हैं कि प्रेगनेंसी की जो डिलीवरी हो वहाँ पे हो, ताकि उनको सिटीज़नशिप मिल जाए, बच्चों को मुफ्त में अमेरिका की, बिना एक पैसा खर्चे हुए। ये इनका सिलसिला है। तो जो लोग इस लेवल तक गिरे हुए हों, तो आप सोचिए कि फिर वो पेपर पे शादियाँ करना, या कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस करना, ये सब तो फिर छोटी-छोटी बातें हो जाती हैं इनके लिए। अगर उनको बदले में ये हो कि भई लॉन्ग रन में हमको अमेरिका जाके सिटीज़नशिप मिल जाएगी, या कि वहाँ जाके हम सेटल हो जाएँगे, हमको सरकारी खर्चे पे जब तक ज़िंदा हैं, तो सरकारी खर्चा तो मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ और जुगाड़ हो गया तो कहना ही क्या। तो और ये सिलसिला है। तो इस चीज़ को उस लिहाज से स्टडी करना चाहिए। स्टडी करना चाहिए कि यार ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर कि आप वहां पे जाके उस मुल्क के मेहमान बन गए, क्यों हुए मेहमान बन गए, आप उनके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं, आपको उन्होंने वीजा दिया विजिट का, आप जाएं। हाँ, इसमें ये जरूर प्रॉब्लम है कि वो लोग जो फैमिलीज हैं, मिसाल के तौर पर, मैं आई नो समवन पाकिस्तानी गर्ल हु मैरिड ज़रा सुनिए। टू अ बॉय इन नॉर्थ कैरोलिना, और वहाँ पे वो जो है जो जिसे कहते हैं ना, उनका वो है कि भाई उन्होंने कहा यार कि हम नॉर्थ कैरोलिना में हैं, और अब लड़की यहाँ से जाएगी अमेरिका, अब उसका वो रुक गया, उसकी शादी हुई है नहीं नहीं, सो इट मीन्स कि फैमिली रीयूनियन इज अ प्रॉब्लम, फैमिली रीयूनियन इज ए प्रॉब्लम। तो इसको थोड़ा सा देखना होगा, ये एक तकलीफ दे चीज होती है, बिकॉज व्हेन फैमिलीज कांट मीट, व्हेन फैमिलीज कांट, मतलब हो नहीं सकती वो, तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी आपको नजर आती है। ठीक है ना, कि किस तरह कैसे क्या करना है, लेकिन सवाल फिर वही आता है, ठीक है,
कि वो अपना सिस्टम बचाना चाहते हैं, दे वांट टू सेव अच्छा देयर। एक दोस्तों एक बात जिसमें कोई नहीं बात कर रहा है, ये लोग जो कोई बात नहीं कर रहे हैं, मेरा सवाल ऐसे में एक ये है, ये भी तो सोचा जाए कि जो इस तरह की कम्युनिटी है वो वहां जाके करती क्या है? भाई ग्रूमिंग गैंग आप बनाते हैं, ग्रूमिंग गैंग के अलावा जो टेररिज्म के किस्से हैं वो आपके सर पे आते हैं, मदरसों में जाकर यहाँ जो जो या कि वहां के सिस्टम पर बोझ बन के आप उन्हीं के सिस्टम का पैसा लेकर और उनसे जिद करते हैं कि हमारे लिए मस्जिदें बना के दो, हमको तो मस्जिद जाना है, हमारे लिए मस्जिद बनाओ यहाँ। मतलब ये कि तुमको एक तो उन्होंने अपने यहाँ शरण दी, उस शरण के बाद में तुमको खाने-पीने का भी पैसा दिया कि कोई बात नहीं भैया तुम आ ही गए हो तो लो, पैसे लो, खाओ और बैठो। उसके बाद में आप क्या करते हैं, लाओ अब हम जाएँगे सड़क पे, काला झंडा उठाएँगे ब्लैक एंड व्हाइट और क्या कहेंगे, वी वांट शरिया। हमको तुम्हारी पुलिस नहीं चाहिए, हमको तो इस्लाम नाफ़िज़ करना है हर जगह पे, हमको शरीयत नाफ़िज़ करनी है हर जगह पे। ये सिलसिले शुरू हो जाते हैं। तो जितना चीमा साहब बता रहे हैं, इट इज़ ऑल धार्मिक, ये सारी धार्मिक बातें कर रहे हैं दरअसल। मैं धार्मिक से मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या? सदा सच बोलो, लेकिन सच कभी मत बोलो, है ना? तो बातें बोली जा रही हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सच्चाई ये है कि ये सब के सब वहाँ जाकर वहाँ के सिस्टम के बेसिस पर वहाँ की डेमोक्रेसी को एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर उनका तुम्हारा सिस्टम इतना ही अच्छा है, अगर अमेरिका का सिस्टम इतना ही अच्छा है दोस्तों, तो ज़रा मुझे बताइए ये अपने मुल्क में उन सिस्टम्स को क्यों लेकर नहीं आते हैं? अपने मुल्क में तो तुम लेके आते हो फ़ौज, अपने मुल्क में तुम लेके आते हो डिक्टेटरशिप और दूसरे के मुल्क में जाके रहना चाहते हो डेमोक्रेसी में और उन्हीं का खाना चाहते हो वहाँ। और फिर उसके बाद में एट द एंड ऑफ द डे क्या माँगते हो? शरिया। ये भी एक बात है। सिस्टम एंड दे हैव एवरी राइट टू डू दिस। इसमें ये थोड़ी होगा कि जी वो उनको अपने सिस्टम बचाने का हक नहीं, क्यों नहीं है हक उनको? उनका सिस्टम है वो बचाएँगे। उनको अपना सिस्टम बचाने का क्यों हक नहीं है? मैं तो अगर इस चीज को देखूं तो आई मस्ट नो दिस कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे लोग आए हैं, इन्होंने अफ्रीका से, सोमालिया से एक बड़ी तादाद में लोग आए और आके इन्होंने हमें चीट किया और इन्होंने हमारे मतलब वो तो ये साथ कहते हैं कि बहन भाइयों ने भी शादियां कर ली, ठीक है, उन्होंने भी शादियां मैं कर ली। ऐसे केसेस दोस्तों पाकिस्तान से जानता हूँ, जो पाकिस्तानियों ने की हैं इस तरह की शादियाँ। मैं पर्सनली जानता हूँ। ये कहना ये जो अफ्रीकन्स के ऊपर लगा रहे हैं, ये दरअसल खुद भी करते हैं। ये वही बात है, पता है आपको एक खास किस्म के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? जो क्राइम खुद करते हैं, बजाय इससे पहले कि आप उनको उस क्राइम के लिए एक्यूज़ करें, वो आपको उस क्राइम का एक्यूज़ बता देते हैं। मतलब जो क्राइम उन्होंने खुद किया हुआ होता है, वो अक्सर दूसरों को उस क्राइम का कल्प्रिट बता देते हैं, इससे पहले कि आप उनको एक्यूज़ करें। सो दैट कि वो उस एक्यूज़ेशन की लाइन से बाहर हो जाए। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। दरअसल है क्या कि ये खुद भी यही करते हैं। अच्छा, ये चीज जो है, ये फैक्टर जो है वो इट हैज ए उसकी तकलीफ चीज होती है कि आप उनके सिस्टम को मिसयूज करते हैं। वो फिर थोड़े से आपको पता है गवर्नमेंट है, फिर वो राइट विंग है, कंजर्वेटिव है, फिर वो ट्रम्प है, उसने वो जो कहा है चीजें सारी की सारी वो कहता है कि मैंने करनी है, मैंने ये करनी है। तो ये एक चीज जो है वो हमारे सामने आती है। बहरहाल सो हमारे बारे में कहा जा रहा है जी आप तो इतने अच्छे दोस्त हैं, आप तो ट्रम्प के बड़ी हैं, आप तो ट्रम्प का ये हैं। ओ भाई हम ट्रम्प के बड़ी हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर पाकिस्तानियों ने उसको मिसयूज किया हुआ, अगर पाकिस्तानियों ने उसके सिस्टम को मिसयूज किया हुआ है तो क्या बड़ी हम जो है ना वो सानू सिर ते बाल है बड़ी को। उसने तो कनाडा को उतार के पीछे फेंका है। उसके बहुत करीबी ताल्लुक वाले हैं, मुझे आप यही बता दें कनाडा को कितना करीब है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि जर्मनी के जो लोग हैं वो जाना चाहते थे, जर्मन्स को उन्होंने वो कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा यार ये क्या, इमिग्रेशन लॉज़ पे बेसिकली चेक कर रहे हैं, वो अपने इमिग्रेशन लॉज़ को मजबूत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात सही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कनाडा की तरफ से उनको कोई दिक्कत है आने-जाने में, ये फ़ज़ूल की बात है। ये अलग बात है कि कनाडा को उन्होंने अपना 51st स्टेट अनाउंस किया पहले ट्रंप ने और आज भी कनाडा को लेकर उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो बड़ी साफ़ हैं, आपको पता है। लेकिन ये कहना कि कनाडा से लोगों को आने-जाने में कोई दिक्कत हो रही है, दैट्स रिडिकुलस। वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानता हूँ जो बड़े फ्रीली और इंडियंस हैं जो कनाडा और अमेरिका के बीच में बड़ा फ्रीली कार से ट्रैवल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनको।
तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। जर्मनी को भी उन्होंने वो किया है सारा। जर्मन जो लोग हैं उसको भी उन्होंने नहीं घुसने दिया जिनको वो समझते हैं। तो ये चीज जो है ना वो थोड़ी सी समझ आती है। तो इस पे रादर देन सेइंग कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है, वो कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हो गई है। ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हो गई है। अच्छा, ये बात सही है मित्रों, उनके साथ ज्यादती हुई है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब ये यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी, तो देखो ना, एक बात तो माननी पड़ेगी। यूरोप में, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ, यूरोप में मैं जानता हूँ कि वहाँ तो बड़े लिबरल लॉज रहे हैं। पैसे को लेकर हाय चकची उस तरह से नहीं किया करते थे कि कोई अगर रिफ्यूजी है तो उसको धड़ाम से रिफ्यूजीज के लिए पैसा हाजिर था। मैं ये जानता हूँ कि यूक्रेन से बहुत से लोग यहाँ आया करते थे। एक इलाका है एनआरडब्ल्यू, हमारे दोस्त हैं वहाँ पे, डॉक्टर अनुराजा वहीं रहते हैं। एनआरडब्ल्यू वो इलाका है जो उसको नॉर्थ राइन वेस्ट हॉलन बोलते हैं जर्मन में उसको। मुझे मालूम नहीं इंग्लिश में कैसे बोलते होंगे, बट जर्मन उसको नॉर्थ राइन वेस्ट हॉलन बोलते हैं। सो मुझे ये नहीं पता वहाँ पे इन्होंने क्या किया था। सारे के सारे जो यूक्रेनियन थे, ये वहाँ जाते थे, अपने आप को एज़ रेफ्यूजी रजिस्टर करते थे। जैसे वहाँ रजिस्टर कर लेते थे, तो इनको वो 2000 दो दो उस समय भी 2000 यूरो दे रहे थे इनको। 2000 यूरो या 2200 यूरो ऐसे कुछ दे रहे थे। आप ज़रा सोचो, ये वो 2000 यूरो लेकर कड़ंग वापस यूक्रेन यूक्रेन वापस। अगले महीने 1 तारीख को फिर हाजिर, लाओ 2000। और ये इस तरह का सिलसिला बाकायदा वहाँ चलता हुआ देखा गया। तो आप ज़रा सोचिए कि ऐसे में कोई कंट्री क्यों नहीं एक स्टेज के बाद परेशान होगा, जब उसको ये पता लगे कि लोग मेरे नियमों का, मेरे कानूनों का, मेरे रूल्स का इस तरह से फ़ायदा उठाकर मेरी ऐसी-तैसी कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज़ आई एम बीइंग लिबरल, अगर मैं आपके लिए अच्छा बन रहा हूँ, अगर मैं आपके लिए रास्ते खोल रहा हूँ, अगर आप मैं सेफ रखना चाह रहा हूँ और आप उसके ज़रिए मुझे चूना लगाएँ, तो फिर तो बियॉन्ड अ पॉइंट फिर आदमी के लिए ज़रा लगता है ना कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये? मैं इन लोगों की भलाई कर रहा हूँ, ये मेरी जेब काट रहे हैं। ये तो कोई तुक ना हुई ना। तो ये बात हो रही है। और ये इस चीज को थोड़ा स्टडी होना चाहिए एंड स्टडी करना चाहिए कि जो उनके साथ वो कहते हैं जी जो ज्यादती हुई है कि उनके सिस्टम के साथ प्ले किया गया। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ इसमें देयर इज नथिंग बिग विच इज ऑन द कार्ड्स। ये रूटीन की चीजें होती हैं। ये वो जैसे कहेंगे ना, ये कोई वो नहीं है क्या नहीं है? जिसको मैं ये कह सकूं कि ये एक बड़ी कोई क़यामत आ गई है। कोई क़यामत नहीं आई। वो समझते हैं कि किताब हमें क्यों ये निकाली करना थी उन्होंने? चाहिए, तो हमें ये ठीक है। अमेरिकन लीडरशिप जो है उन्होंने ये फैसला किया है फॉर दिस बिकॉज दे गॉट अ मैंडेट। उनको भी तो मैंडेट मिला कि नहीं मिला? उनके मैंडेट का क्या करना है? सवाल तो बनता है ना आपने कि क्या भाई करना है? जो उनको करना जो है उन्हें करना मैंडेट है। मिला उस मैंडेट का क्या करना है? एक सवाल है ना कि भाई मुझे मैंडेट मिला है, अच्छा मैंडेट मिला है तो क्या करें अब आपके मैंडेट का, अगर वो अपना एजेंडा ही इम्प्लीमेंट नहीं। मैं इसमें रिपीट करने वाली कौन सी बात है? क्लियर है बात। आप जरा सोचो मुझको, तो इसमें रिपीटिशन किस लिए है कि मैंडेट मिला, मैंडेट तुमने थोड़ी करना है मैंडेट का कुछ भाई। जिसको मैंडेट मिला है वो अप्लाई करेगा ना अपने मैंडेट को सोसाइटी में, और कर रहा है। ये क्या है? मैंडेट मैंडेट मिला है, मैंडेट क्या करना है? मैंडेट मिला है, मैंडेट का क्या करना है? क्या मुसीबत है? चलिए जी। नहीं करा सकता था। अगर वो अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते तो फिर क्या करेंगे वो? दिस इज अ क्वेश्चन। किसको, किसके लिए क्वेश्चन? दिस इज ए क्वेश्चन कि क्या करें वो अपने एजेंडे का अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सकते। तो मैं तो इसको इस लेंस से देख रहा हूँ कि ये एक बड़ी एक चीज है। एंड वट एवर दे आर डूइंग इट राइट। वो सही कर रहे हैं, उनको करना चाहिए। अपने लोगों को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने कंट्री को महफूज करने के लिए, बिकॉज ये उनको फायदा जाता है इस चीज का। ठीक है, ये दुनिया के जो 75 मुल्क हैं, ये इनको कोई फायदा नहीं देने के लिए वो हुकूमत बनी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो फॉर एग्जांपल हर मुल्क है में जो लीडरशिप आती है वो किसका सोचती है? वो अपने मुल्क के लोगों का सोचती है। वो कोई अब इंडिया की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान का थोड़ी सोचेगी, वो तो इंडियंस लो का इंडिया सोचेगी। आ गया।
अमेरिका में ट्रम्प आए तो वो किसका सोचेंगे यार? अमेरिका में जो ट्रम्प आए हैं किसका सोचेंगे? वो ऑब्वियसली अमेरिकन का सोचेंगे। तो ये कंप्लेन करना उनसे, और अच्छा दरअसल मजे की आप जो सोचे इसने जो है ना, कोई भी पाकिस्तान का एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल पाकिस्तान में गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट किसका सोचेगी, ये नहीं बोला है, इंडिया का, अमेरिका का। आपको बात बताऊं, पाकिस्तान में एक वो हमारे लोग हैं, there are many those who are critical of government and all that, but this should be, this is their right. वो कहते हैं ओहो अच्छा, जिसे वो कहते हैं ना कि जनाब पाकिस्तान जो उन मुल्कों में से है, हमारी डिप्लोमेसी को क्या हुआ? ये होना ही था। हमें तो अमेरिका ने चौक चौराहे में नंगा कर दिया, खड़ा कर दिया, बीच में ले आए। ठीक है ना जी। लोग कह रहे हैं अभी थोड़े दिन, वो कल ना बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो एक अमेरिकन कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उसके लीडर्स आए हुए थे, यंग लड़के हैं, दे आर इनटू द गेम बिजनेस। ये देख रहे हैं, अब जरा देखिए नैरेटिव, यंग लड़के हैं, नहीं बता रहा कौन लड़के हैं, ये नहीं बता रहा है कि ये स्टीव विटकॉफ का बेटा है, जो विटकॉफ है जो साथ में आया हुआ है, ये ट्रंप का बेटा आया हुआ है साथ में, और ये है वो दोनों आए हुए हैं, यंग लड़के हैं, जैसे कि पता नहीं यंग बिजनेसमैन है। बाय द वे आपको एक बात बता दूं इसी कॉन्टेक्स्ट में, ये जो कंपनी बनाकर आए थे स्टीव विटकॉफ और ट्रंप का बेटा, इन्होंने जो कंपनी बनाई है वर्ल्ड, ये क्या है, फाइनेंशियल, मित्रों आप जानते हैं आज तक इनको दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है पिछले 10 महीनों में, ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है जो साइन कर रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन किया गया कि जो पाकिस्तानीज का पैसा पाकिस्तानीज का जो पैसा पाकिस्तान आता है, इसको वो मैनेज करेंगे। अब जाहिर है मैनेज करेंगे तो मुफ्त में तो नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि वो पैसा जो वो अपने घरों में भेज रहे हैं उसमें से एक सर्टेन सेक्शन वो काटेंगे, जाहिर है अपना कमीशन लेंगे। दैट मीन्स कि जो काम इन एनी केस आराम से हो रहा था इन द नेम ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ दैट मनी, दीज गाइज, यानी ट्रंप का बेटा और स्टीव विटकॉफ का बेटा है जो विटकॉफ, ये सब के सब उस पैसे का एक हिस्सा खाएंगे। बदले में साथ में पाकिस्तान के कौन से लोग कितना खा रहे होंगे नहीं पता, बट इट सीम्स लाइक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड करप्शन डील। में तो प्राइम मिनिस्टर, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी लोग हैं वो उसमें थे। तो उन्होंने क्या किया? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है आपको मालूम है ना? इशाक डार, उसका बेटा जो है अली डार अगेन, ये जो ट्रंप का बेटा है इसके साथ बड़ा पहली है, और उसने भी अपनी लोकल कंपनी बना रखी है। सो आप समझ रहे ना ये गेम एलीट से एलीट के बीच का किस तरह से चल रहा है। कि उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं इनको बुलाया गया और एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो पीछे आर्मी चीफ भी खड़े हैं सारे। तो अब लोग कह रहे हैं अच्छा आर्मी चीफ ने ये क्या किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, कि ये जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं हमारे न्यूक्लियर आर्म स्टेट के, वो किसी भी कंपनी के पीछे हाथ बांध के खड़े हुए हैं, मतलब ये, और साथ में हमारी डिप्लोमेसी तबाह हो गई। भाई ये थोड़ा ही होता है। अब वो जो 75 मुल्क हैं, ठीक है, उसमें दे हैव ब्रॉट मैनी कंट्रीज इन दिस, ठीक है। अब नहीं होना चाहिए था हमें, मैं इसमें वो नहीं कह रहा कि होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अमेरिका के जो करीब तरीन पार्टनर्स हैं, अब जॉर्डन भी अमेरिका का बड़ा करीब पार्टनर है, लेकिन उनको उन्होंने कर दिया, उन्होंने कहा यार इसको भी करो। इजिप्ट अमेरिका का बड़ा करीबी तरीन पार्टनर है, उनके मिडल ईस्ट पॉलिसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो ईरान का तो ठीक है मसला है, वो एक है, और बहुत सारे, सोमालिया का मसला है, सीरिया, ये पुराने इस तरह के जो ममालिक हैं। तो द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे कि अगर ब्राजील को अभी आजकल उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और क्यूबा के साथ नहीं है, बहुत सारे और मुल्क हैं, जॉर्जिया, यूरोप में से उन्होंने खास मुल्क नहीं पकड़ा, एक दो ही पकड़े हैं ईस्टर्न यूरोप के, रशिया को भी इन्होंने उसमें डाल दिया है, ठीक है। सो क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा क्लियर सा है, ये इसको उन्होंने अपने इंटरेस्ट में देखनी है यार चीजें, उन्होंने हमारे इंटरेस्ट में थोड़ी देखना है कि हमारे इंटरेस्ट में क्या है और कैसे है, बात समझ रहे हैं? सो इट्स नॉट अबाउट आवर इंटरेस्ट, इट इज अबाउट देयर इंटरेस्ट, व्हाट दे वांट, हाउ दे वांट, एंड वो कैसे चीजें करना चाहते हैं। तो ये फॉर गॉड्स, आप देख रहे हैं मतलब
समझ ही नहीं आ रहा है कि कमर चीमा पाकिस्तान के फेवर में बोल रहा है या अमेरिका के। और अगर इस केस में देखिए तो वो क्या कह रहा है, जो अमेरिका कर रहा है ठीक कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, करने दो, हमें क्या। बेसिकली वी हैव टू फॉल इन लाइन। वो ये कह रहा है वी शुड वी शुड फॉल इन लाइन, जो अमेरिका कह रहा है जैसे कर रहा है उसकी सपोर्ट करो और उसके साथ चलो, इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। आगे देखिए। एक इस चीज को इस एंगल से देखा जाए, हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस चीज से खराब नहीं होंगे और थोड़ा टाइम लगेगा मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जब अच्छा, ये कह रहे हैं हमारे हमारे ताल्लुकात अमेरिका से इस वजह से खराब नहीं होंगे। मगर सवाल ये है कि जो पब्लिक तुम्हारी वहां बैठी है उसका क्या? वो तो अमेरिका के खिलाफ होएगी ना कि हम अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को माइग्रेट नहीं करवा पा रहे हैं। वो सब सिलसिले तो आएंगे ना। और जब वो देखेंगे कि ये सरकार जो है वो हमारी सपोर्ट में है ही नहीं, अमेरिका की सपोर्ट में है, ट्रंप की सपोर्ट में है, तो वो इस सरकार के लिए कैसे फील करेंगे और कितना एलिनेट फील करेंगे अपनी ही सरकार से, इज अनदर क्वेश्चन। डिपार्टमेंट के साथ बात करेगी, कन्विंस करेगी और ये भी लेवरेज होती है समटाइम्स। द अमेरिकन्स हैव मोर लेवरेज ऑन अस ऑन दीज इश्यूज, ठीक है ना। उनके पास ज्यादा लेवरेज अब आ देखो गई है इंडिया का कि यार हाँ जी, ये इन फैक्टर्स को देखते हुए तो मुझे लगता है कि ये चीजें हैं, ये रहेंगी। इंडिया को नहीं जी डाला, भाई इंडिया का अपना एक है, इंडियंस का इम्प्रेशन, ठीक है जी, नहीं है इस हवाले से, तो दैट्स ओके, इसमें कोई वो करेगी थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ। और ये भी लेवरेज होती है समटाइम्स। द अमेरिकन्स हैव मोर लेवरेज ऑन अस ऑन दीज इश्यूज, ठीक है ना। उनके पास ज्यादा लेवरेज एक आ गई है कि यार हाँ जी, ये इन फैक्टर्स को देखते हुए तो मुझे लगता है कि ये चीजें हैं, ये रहेंगी। इंडिया को नहीं जी डाला, भाई इंडिया का अपना एक है, इंडियंस का इम्प्रेशन, ठीक है जी, नहीं है इस हवाले से, तो दैट्स ओके, इसमें कोई वो कोई परेशान होने वाली बात जो है वो नहीं है। इंडिया की अपनी एक वर्थ वैल्यू है, इंडिया का अपना एक है स्ट्रक्चर। देखते हैं हाउ इट ऑल गोस। थैंक यू। ओके ओके। सो मित्रों, ये था कमर सीमा का। एक्चुअली देखो यार, ये कुछ कह नहीं सकता था इस सारे मामले में कि इंडिया का, अब इंडिया आप कहाँ तक कर लोगे यार? इंडिया का क्या कर लोगे आप? इंडिया का के बिना अमेरिका चल नहीं सकता है। और अब जो हालात बन के आ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है कि इसमें अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन क्या होगा, पर मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ, जो मेरी रीडिंग है वो ये कि ये निश्चित रूप से आप देखिएगा, सरकार जो है वो बड़े हौले हौले चलेगी अमेरिका के साथ में, तमाम पॉलिसीज में बहुत धीरे चलेगी और सोच समझ कर ही चलेगी, ऑल्टरनेटिव्स बनाकर चलेगी। ये कि अगर कल को हमको किसी भी पॉलिसी पर जो हम अमेरिका के साथ अपनाते हैं, अगर कहीं गच्चा मारता है अमेरिका, तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या होगा? मुझे लगता है ये ऑल्टरनेटिव वाला जो सिलसिला है, अब ये अमेरिका के साथ हमेशा चलेगा। भारत हमेशा अपने पास एक ऑल्टरनेटिव रखेगा अमेरिका का कि भाई ये किसी भी स्टेट छोड़ जाएंगे तो हमें क्या पकड़ना है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या होगा। ये चीज जो है वो हमें हर हाल में अपने लिए हमेशा सेफ गार्ड करके रखनी पड़ेगी, बिकॉज ऑल यू कैन डू इज नॉट ट्रस्ट अमेरिका। ट्रस्ट आप नहीं कर सकते। देर इज नथिंग लाइक म्यूचुअल ट्रस्ट विद अमेरिका, वो नहीं हो सकती। ये है मित्रों। आइए मैं जल्दी से आपके पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ आपके साथ में, या कमेंट्स जो आपके हैं। और मेरे ख्याल से इनिशियल तो हम आप लोगों के सबके ग्रीटिंग्स ही हैं। फ्लेक्स भाई क्या कह रहे हैं, भारत वाले भूरे हैं सर काले पीले। पक्का भारत के आईटी वाले, ये है ने हैक करके पाकिस्तान का नाम डाल दिया होगा बिल्कुल, बिहारी बाबू हमारे साथ में है। सबसे गरीब भी पाकिस्तानी है, यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह बिल्कुल, मेजोरिटी ऑफ द टाइम बिल्कुल। ये राखी साजिश है बस सही। जी महेश शर्मा जी नमस्कार, राम 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 सर। एंड देन फ्लैक्स आगे कर रहे हैं हमारे चंदन भाई से कुछ कह रहे हो, ट्रम्प भी लाइक मजा ना आए तो पैसे वापस आगे देखिए चंदन जी क्या कह रहे हैं। चीमा को भी दर्द हो रहा है कि इंडिया ने, हाँ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मुझे सबसे हैरानी बात ये नजर आई कि कई कमेंटेटर, यानी फॉर एग्जांपल एक सज्जन है, उनका नाम है अबसार आलम, वो इनकी जो मीडिया रेगुलेशन की जो इनकी अथॉरिटी है पैमरा, उसके चेयरमैन रह चुके हैं।
आप जरा सोचिए, उन जैसा एक्सपीरियंस बंदा और सीनियर जर्नलिस्ट वो आज सवेरे बैठ के ये कह रहा था कि यार शायद ना अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि इंडिया का नाम क्यों नहीं है, आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि इंडिया का नाम क्यों नहीं है, मगर हो सकता है कि हमारा भी नाम कट जाए। दरअसल हमारा नाम क्यों है हमें तो ये भी नहीं पता, उनको कुछ पता ही नहीं, मगर उन्होंने पूरा एक ब्लॉग ठोक दिया इसके ऊपर। राम राम महेश भाई। एंड देन फिक्स भाई मजा है तो पूरा आ रहा है ट्रंप के आने के बाद। हाँ, कम से कम खबरें तो पूरी गर्मा गर्म बन रही हैं, है नहीं? एंड देन फ्लेक्स भाई आगे कहते हैं कि चंदन भाई वो तो है, ट्रंप के कारनामों से पूरी दुनिया परेशान है और हम जैसे भारत वाले मजे। थैंकफुली फ्लेक्स हम लोगों ने फैसले अच्छे किए हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। थोड़ा सा पेनफुल टाइम जरूर है हमारे साथ में, बट दैट्स अबाउट इट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और ट्रंप हमको इससे ज़्यादा दर्द दे भी नहीं सकता, जो उसने देना था दे लिया, जितना हमारा नुकसान करना था कर लिया। नाउ वी आर ऑन और ऑन। जी, पूरा 2026 मज़ेदार होने वाला है, यही लगता है, यही लगता है। अच्छा, बाय द वे आप लोगों को मैं बता दूँ, ये जो अभी घटना जो आपको ऐसे सुनने में आ रही है कि ट्रंप ने हम लोगों को अचानक सोशल मीडिया पे ये जानकारी दी है कि ईरान में जो फांसी देने का जो कमिटमेंट था इन लोगों का, इरानियंस का, वो सारे का सारा रोक दिया गया है। उसने कहा जी मुझे बड़े रिलायबल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि जिसके तहत अब ये कहा गया है कि इरानियंस ने कहा है कि हम अपने प्रोटेस्टर्स को नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। तो व्हिच मीन्स कि उससे लोगों ने मायने ये निकाले हैं कि शायद इसका मतलब अब ट्रंप जो है वो ईरान पर जो हमला है वो नहीं करेगा। नाउ मैं इस बात पे यकीन नहीं करता। ये इनफैक्ट ये बात कहना ट्रंप का, दैट इटसेल्फ मुझे ये इंडिकेशन देती है कि वो ज़रूर करेगा। पूछिए क्यों? आपको पिछली बार भी याद कीजिए जब लास्ट ईयर जून में हुआ था हमला, तो उस समय भी इनकी 2 दिन बाद, मतलब कुछ मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले मीटिंग हो चुकी थी ओमान में और 2 दिन बाद मीटिंग होने वाली थी। मंडे को मीटिंग होने वाली थी, मुझे अभी तक याद है। सैटरडे के दिन उन्होंने हमला कर दिया था। सैटरडे के दिन उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया था। ये बेसिकली क्या करते हैं, एक फ्रॉड किस्म का माहौल बनाते हैं और उस माहौल में ये होता है कि भई कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं कि जिससे ईरान वालों को ये लगे कि शायद अमेरिका जो है ना हमसे बात करके वो सारे मामले ठीक कर लेगा, अब लड़ाई नहीं होगी। जैसे ही आप रिलैक्स होते हैं, हमला आ जाता है। एंड दिस इज़ आई बिलीव कि हो सकता है कि ये इस बार भी उसी किस्म की कोशिश की जा रही हो। सर B1 B2 वीज़ा आसानी से मिल जाता है, मिल रहा है, बिल्कुल जी, बिल्कुल फ्लक्स मिल रहा है, बिल्कुल। वही आपके स्टूडेंट और जो ये वाले हैं, क्या कहते हैं, टूरिस्ट वाले। नमस्कार किंग जोंग भाई, बहुत दिनों बाद आप आ रहे हो, बहुत शिकायत है आपसे। और फिर बिल्कुल एंड जय जगन्नाथ ऐशा। देन आगे चलिए, ये लीजिए। एंड देन चंदन भाई हमारे नमस्कार कर रहे हैं। ओके, लोकल रॉकी क्या कह रहे हैं? दे डिपॉजिटेड पाकिस्तान बॉर्न अफगान्स, अरे डिपॉजिट नहीं यार, डिपोर्टेड कह रहे होगे आप शायद। दे डिपोर्टेड पाकिस्तान बॉर्न अफगान्स एंड नाउ दे हैव नो राइट टू कंप्लेन। अब कहाँ से कंप्लेन, जब आपने मुल्क ही छोड़ दिया तो किस बात की कंप्लेंट? हालांकि मैं आपको बताऊं क्या कहते हैं रॉकी भाई कि ये लाहौर हाई कोर्ट में एक जस्टिस थे जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी जज बने थे और अभी इस्तीफा देकर घर चले गए हैं। उन्होंने एक फैसला दिया था इस बात को लेकर लाहौर हाई कोर्ट से कि जो भी आदमी पाकिस्तान में जन्म लेता है वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का सिटीजन बन जाता है और इस बिना पर दरअसल ये तमाम लोगों को जो अफगानिस्तान के यहाँ पैदा हुए थे, इन बच्चों को पाकिस्तानी पासपोर्ट मिलने चाहिए थे, जो कि नहीं दिए गए, कभी भी नहीं बनाए गए इनके पासपोर्ट्स। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि लीगली आल्सो नोबडी बॉदर्ड अबाउट इट, बट देन एक्चुअली दे वर इन द राइट। जो अफगान्स कह रहे थे कि हमारे तो बच्चे यहाँ पैदा हुए और हमने कभी देखे ही नहीं, हमने अफगानिस्तान देखा ही नहीं, बट ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान में और इन्होंने वो गैर कानूनी जो एक्टिविटी थी वो की थी। ओके, आगे चलते हैं। रिसेंट की ही खबर है कि यूके में 15 साल की सिख लड़की के साथ में दुष्कर्म किया। ये तो इनका बुरा ही हाल है। आज दुनिया में 195 देश हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया के 40 से कम देशों पर वीज़ा प्रक्रिया रोक दी है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, फ्लेक्स भाई मैंने भी देखा है, लेकिन हमारे सिख भाइयों को बिल्कुल वो पाकिस्तानी भाई-भाई करते हैं, ऐसे ही है यार उनका। ठीक है, अब क्या कर सकते हो? आई थिंक वी हैव टू लिव विद इट, यू नो?
एंड देन फ्लेक्स भाई क्या कह रहे हैं, चंदन भाई उनकी कोई आंख खुलेगी धीरे धीरे और खालिस्तान प्रोपेगेंडा ने उन्हें अंधा बना दिया है। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि खुद हिंदुस्तान के अंदर ये जो प्रोपेगेंडा है वो कितना और कहाँ है ही नहीं। चीमा के किया धरा पानी फेर दिया है, अमेरिका अमेरिका का तरार और मुकद्दर खान क्या करेंगे? उनके पास ऑलरेडी है वीजा यार। दैट इज देयर। एंड देन हाँ नोटे भाई हेलो। चलिए जी, अब हम चलते हैं फ्लक्स के बाद। फ्लक्स कह रहे हैं विद दिस न्यू सेटअप, पर क्यों फ्लक्स इसमें ज़रूरत कहाँ आती है स्विफ्ट पास करने की? क्योंकि वो तो अमेरिकन सिस्टम के ज़रिए भेज रहे हैं और स्विफ्ट के ज़रिए आ रहा है और पाकिस्तान पहुँच रहा है। इसमें मतलब जो स्विफ्ट को बायपास करने की ज़रूरत है वो है कहाँ? साला ये दुख खत्म काहे नहीं होता है मोदी भाई। ओके, नमस्ते सर, जैसे मैंने वीडियो देखा मुझे लगा कि आप रिएक्ट करेंगे। अच्छा। हाँ यार, बट एक्चुअली सीरियसली सही बताऊं तुमको, इस बारे में मजा आया नहीं। पूछो क्यों? कंटेंट कुछ नहीं था। ये सब तुम सोचो ना कि मतलब ये कुछ मतलब रिएक्ट इसने कहाँ किया है? इसने खाली अमेरिका के ही पैरों में गिरा पड़ा रहा है भाई। बेचारा कि पतला हो जाएगा दुख के मारे या मोटा हो जाएगा। दुख के मारे चॉकलेट खाएगा, मोटा हो जाएगा। बिकॉज़ स्विफ्ट आल्सो गेट्स कमीशन पर ट्रांज़ैक्शन। तो ये अगर क्रिप्टो के थ्रू, अच्छा क्रिप्टो के थ्रू अगर करेंगे, अच्छा तो गेस दे विल बायपास स्विफ्ट। बिल्कुल ठीक बात है, ये सही है। एंड व्हाटएवर स्विफ्ट वाज़ डिडक्टिंग दीज़ गाइज़ विल कीप। बहुत पॉसिबल है। और या हू नोज़ कि इवन इवन मोर, आई डोंट नो। क्योंकि पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं, जो वहाँ की एलीट है, वो कोई बिना पैसे तो उनको कुछ नहीं दे देगी। एंड देन ये देखना कि बड़ा मुश्किल है। ये रिलेशनशिप बड़ी अजीब है पाकिस्तान और अमेरिका की। सर इसको दर्द हो रहा है लेकिन चिल्ला नहीं पा इस क्या तकलीफ है। वेरी गुड इवनिंग अमिताभ भाई। एंड फ्लेक्स जी हमारे कह रहे हैं इंडिया का एक है, इंडियंस का इंप्रेशन अलग है। नहीं है जी। कोई सेंटेंस करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं भाई। बट एक और बात है फ्लेक्स कि जरा सोचो, क्या आप चीमा से सेंस की उम्मीद कर रहे थे? अगर सेंस की उम्मीद होती तो फिर क्या कहना? फिर अगर सेंस की उम्मीद होती तो क्या शिवली को ये लगता है ये वीडियो देखकर कि मैं इस पे रिएक्ट करूंगा? शिवली को इसीलिए लगा, उसको पता है मैं सेंस नहीं होनी। तो मैं रिएक्ट करूंगा। अनीश अनीश जी हेलो, कैसे हैं? एंड चीमक और टकला अब क्या करेंगे? नहीं, उनके पास वीजा है यार, वो तो रेजिडेंट है वहाँ का। वो तो अमेरिकन पासपोर्ट है उसके पास में। गंजे के टकले के। अरे एतरार को तो मैं भूल ही गया था। देखते हैं कि आजकल आजकल टकला नहीं, वो भी तो कल परसों इसके शो में आया हुआ था। ओके। शिवली क्या कह रहे हैं? आई थिंक पंजाब में सिख अलग हैं हिंदू से, ये फीलिंग शायद भरी जा रही है। और मैं आपको बताऊं शिवली, मुझे एक प्रॉब्लम भी नजर आती है पंजाब में, और वो ये कि वहाँ पर क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़बरदस्त प्रचार हो रहा है और कन्वर्जन का रेट बहुत ज़बरदस्त है। सो मच सो कि मैंने पोस्टर्स वगैरह भी देखे हैं पंजाब के, जो वहाँ पर पंजाबी में लिखे जा रहे हैं, पंजाबी में, हिंदी में लिखे जा रहे हैं कन्वर्जन के लिए। बट नॉट एक्चुअली कन्वर्जन, बट बेसिकली वो एक जो गेट टुगेदर्स उनके होते हैं, वहाँ पर इन लोगों को बुला रहे हैं क्रिश्चियंस और गेट टुगेदर कर रहे हैं। पंजाबी में, हिंदी में, पंजाबी में वो बन रहे हैं इनके क्या कहते हैं क्रिसमस सॉन्ग्स बन रहे हैं। मतलब अभी मैंने जो पंजाबी में ऐसे ऐसी अजीब-अजीब सॉन्ग बनते हैं। फॉर एग्जांपल वो पीछे मैं कुछ सुन रहा था, वो क्या साउथ पोल दा गबरू क्रिश्चियन, पता नहीं क्या गबरू क्या वो जो आता है गबरू, साउथ पोल दा गबरू, पता नहीं क्या वो जो आता है ना अपना क्रिसमस वाला अपना जो होता है, तो वो उसकी बात कर रहे थे। हे भगवान! ऐसे-ऐसे गाने वहाँ बना रखे हैं, पूछो मत। अगर कॉपीराइट का चक्कर ना हो मैं आपको दिखा देता यहाँ पे। चीमा को इंडियन व्यूअर्स चाहिए इसलिए इंडिया इंडिया कर, हाँ, वो तो जहाँ इंडिया का कॉन्टेक्स्ट नहीं हो तो भी इंडिया इंडिया आता है, बिल्कुल ठीक बात है। इंडियन बीएन सिंह, अरे आप कई दिनों बाद आया यार। एंड देन एग्री विद यू सर, थैंक यू फ्लैक्स भाई, थैंक यू। एंड देन अमेरिका निकल गया, अब वापस आने के चक्कर में जीएचक्यू वाले, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। मित्रों अभी क्या हुआ टाइम? अभी हुआ है 8 बजे है, तो मेरे ख्याल से 10 बजे का शो रखते हैं अपना। 10 बजे जो है कुछ नया माल लेके आते हैं और आपसे गपशप मारते हैं। जय हिंद देव त्यागी भाई एंड फ्लेक्स। यशोदी बल्ले बल्ले, हाँ हाँ यशोदी बल्ले बल्ले, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सर अभी भी फिर प्रोग्राम किया है आरजू काजमी के साथ, कोई नहीं,
कोई नहीं, वो तो करने दो सारे को, क्या करेगा ही। तो सबको पैसे कमाने हैं ना, कमाओ कमाओ, सब इंडिया के पैसे कमाओ इंडिया से। चलिए मित्रों, मिलते हैं हम लोग 10 बजे के शो में एक बार फिर से, और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अरे हाँ,